Hello everyone. Today we are going to cover political theory in which we are going to see about the liberalism, Marxism, socialism and anarchism and other aspects in the political theory. तो डिफरेंट लिबरलिज्म मार्क्सिज्म सोशलिज्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है या ये क्या कहना चाहें. So let's start with the lecture. Political theory encompasses a broad range of tradition and ideologies that seeks to explain how societies should be organized and governed. Political theory जो है एक broad range of tradition और ideology को cover करता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक सोसाइटी कैसे organized way में फॉर्म होना चाहिए और कैसे वो गवर्न होना चाहिए. Here is an overview of some key traditions. कुछ key traditions के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और एनार्किज्म, और कम्युनिटेरियंस के बारे में भी हम लोग आज जानेंगे. कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ लिबरलिज्म. कोर आइडिया एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड फेयरनेस. तो लिबरलिज्म जो है ना, वो एक इंडिविजुअल के राइट के बारे में बात करता है कि एक इंडिविजुअल का जो राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, ये सब इस चीज़ के बारे में बात करता है और कितना फेयरनेस रहना चाहिए ये सब चीज़ को लेके, इसके बारे में. इसके कुछ की थिंकर्स भी हैं, जैसे कि जॉन लॉक, एडवोकेट फॉर नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो जॉन लॉक का ये कहना है कि ह्यूमन का कुछ नेचुरल राइट है. जैसे ही वो बर्थ लेते हैं तो इनके पास कुछ नेचुरल राइट आता है, जैसे कि लाइफ का. आप उनसे उनका लाइफ नहीं ले सकते, उनसे उनका लिबर्टी नहीं ले सकते, और उनको एक घर है रहने के लिए, बिकॉज दे आर बोर्न इन एन अर्थ एंड दैट इज़ अ नेचुरल राइट फॉर देम. जॉन स्टार्ट मिल का भी कुछ कहना है. ही एम्फसाइज्ड ऑन लिबर्टी, पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द हार्म प्रिंसिपल्स. तो जॉन स्टार्ट का यह कहना है कि आप किसी भी इंसान के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. उनका अपना लिबर्टी होता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, उनको जो मन है वो अपना एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, कह सकते हैं. इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है. तो ये कुछ की थिंकर्स हैं किसके, लिबरलिज्म के. तो लिबरलिज्म का कोर आइडिया क्या है, इंडिविजुअल का राइट और फेयरनेस पे ये एम्फेसिस करता है. की थिंकर्स हो गए जॉन लॉक और जॉन स्टार्ट. और उसके बाद एग्जाम्पल जैसे कि यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस में विच इंश्राइंस इंडिविजुअल राइट एंड सिस्टम टू चेक एंड बैलेंस. सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ में हम लोग देखते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल का राइट जो है वो इंश्राइन करता है. कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिबरलिज्म जो है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से मैं आपको लिबरलिज्म और अच्छे से समझाती हूँ कि लिबरलिज्म जो है वो 17-18 सेंचुरी में जो था वो ज़्यादा इमर्ज करता है. क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स था वो मोनार्की और फ्यूडलिज्म के चलते था. हम लोग देखते हैं कि पहले राजा का रूल होता था, मोनार्क्स रहते थे. फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म में क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, जो सेंटर में रहता था वही सब कुछ देखता था. कोई भी वर्क जो था, कोई भी फाइनल डिसीजन जो था वो किंग के द्वारा या मोनार्क्स के द्वारा ही लिया जाता था 17-18 सेंचुरी में. बट फिर हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट आता है, कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और डिफरेंट व्यूज़ आने जाता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम का, जिससे इंस्पायर होकर एशिया और अफ्रीका में भी फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होता है. थिंकर्स लाइक जॉन लॉक आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विच लेटर इन्फ्लुएंसेस द अमेरिकन फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो हम लोग देखते हैं कि जिस समय 17-18 सेंचुरी में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था एब्सोल्यूट मोनार्की और फ्यूडलिज्म को वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो इससे जॉन लॉक कहते हैं कि एक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट कि वो लोगों की नेचुरल राइट को, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन है, उसको प्रोटेक्ट करे. ये स्टेट का काम है. और इस नेचुरल राइट से हम लोग देखते हैं कि अमेरिका फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वहाँ भी फ्रीडम मूवमेंट होता है. उसके बाद एशिया अफ्रीका में भी लोग नेचुरल राइट्स को बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होता है. ओवर टाइम लिबरलिज्म इवॉल्व टू इंक्लूड इकोनॉमिक फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, बैलेंसिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज विद द नीड्स फॉर द गवर्नमेंट intervention to correct market failures and to protect vulnerable population. तो उसके बाद लिबरलिज्म जो है ओवर टाइम हम देखते हैं कि वो इवोल्व ही किया है. जैसे कि पहले तो केवल एक इंडिविजुअल का राइट पे बात करता था, बट उसके बाद इकोनॉमिक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होता है इंडिविजुअल का, उस पर भी बात करता है कि इकोनॉमिक फ्रीडम मिलना चाहिए लोगों को, सोशल जस्टिस
जो लोगों का है कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ट्रीट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को कैसे मैनेज या बैलेंस किया जाता है, ये गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए इसमें। मार्केट फेलियर्स हो रहा था, ज़्यादा रिच एंड पुअर के बीच में गैप देख रहे थे, पॉपुलेशन जो है वनरेबल हो रहा था, तो ये सब काम किसका है? प्रोटेक्ट करने का, स्टेट का काम है। तो लिबरलिज्म किस चीज़ पे बात करता है? इंडिविजुअल के राइट पे, नेचुरल राइट पे बात करता है और फेयरनेस पे बात करता है। इसका इमर्जेंस 17th 18th सेंचुरी के रिस्पॉन्स में हम लोग देखते हैं, जब मोनार्की और फ्यूडलिज्म था। जॉन लॉक अपना थ्योरी देते हैं नेचुरल राइट का, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होकर क्या करते हैं, अमेरिका और फ्रेंच रिवोल्यूशन करते हैं। ओवर टाइम में हम लोग देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका में भी लोग जो है नेचुरल राइट से इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसका ओवर टाइम हम लोग इवोल्यूशन ही देख रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम में, सोशल जस्टिस, बैलेंसिंग। और स्कॉलर्स जो कहते हैं कि इसमें स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए इसमें। अब मार्क्सिज्म का कोर आइडिया क्या है? क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड इट्स इनहेरेंट इनइक्वालिटीज। कैपिटलिज्म मतलब मार्क्सिज्म का मेनली क्या है? सोशल पे बात करता है। तो ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इनइक्वालिटीज़ में। जो रिच और पुअर के बीच में गैप है, ये कैपिटलिज्म के बारे में आता है। तो ये क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को। एडवोकेसी फॉर अ क्लासलेस सोसाइटी थ्रू द अबॉलिशन ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बोलते हैं कि एक क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पर रिच पुअर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाए और स्टेट अपने अंदर सारा कुछ ले ले। बिलीफ इन द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड सोशल चेंज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये जो है मटेरियलिज्म पे फोकस करता है, बोलता है कि सोशल चेंज तभी आ सकता है जब इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है इंसान का वो चेंज हो, इकोनॉमिक कंडीशन जो है लोगों का वो चेंज हो। इसके की थिंकर्स क्या है? कार्ल मार्क्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर इन मार्क्सिज्म, डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड द कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने ही कंसेप्ट दिया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का और क्लास स्ट्रगल का, कि कैसे एक बॉर्जीज क्लास का वो बोलते हैं कि कैसे वो बोलते हैं मेनली कि जो लोअर लोग हैं उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए एक होके और अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। फ्रेडरिच एंगल्स collaborated with Marx on the works like the Communist Manifesto। तो फ्रेडरिच जो है वो भी मार्क्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं इस चीज़ को लेके। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, रशियन रिवोल्यूशन 1917 में होता है, विच लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, द पीपल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अंडर द माओ जेडोंग। तो रशियन रिवोल्यूशन होता है 1917 में, जिसमें हम लोग एक स्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट देखते हैं। सोशलिस्ट स्टेट में हम लोग एक ऐसा स्टेट जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिमिलर था, जहाँ पे एक ऐसा काम किया जा रहा था जिससे क्लास जो गैप है रिच पुअर के बीच में वो कम किया जा सके। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्टिंग। मार्क्सिज्म इमर्ज्ड इन द 19th सेंचुरी एज अ क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 19th सेंचुरी में मार्क्सिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा इमर्ज करता है। क्यों इमर्ज कर रहा था? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, वर्कर्स को, जो इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते थे उनको जो काम करवाया जा रहा था वो बहुत अनइवन और इनह्यूमन वे में काम करवाया जाता था। कंडीशंस जो था वो काफ़ी इनह्यूमन था, उन लोगों को घंटों घंटों वहाँ पर काम करवाया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, वर्कर्स का डेथ हो जाता था या जो वो लोग डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे। तो ये सब चीज़ को मार्क्सिज्म जो थ्योरी था उसमें मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, और इसके लिए क्लास स्ट्रगल के बारे में बोलते हैं। मार्क्स प्रिडिक्टेड दैट कैपिटलिज्म वुड इनविटेबली लीड टू इट्स ओन डाउनफॉल ड्यू टू द कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बॉर्जीज, द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द प्रोलिटेरियट्स, द वर्किंग क्लास। तो मार्क्सिस्ट का यह कहना था कि हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो कैपिटलिज्म का वो अपने आप डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि बॉर्जवीज और प्रोलिटेरियट्स के बीच में जो फाइट होगा क्लास स्ट्रगल को लेके उसके चलते, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास क्या करता है, वो ओवर रूल कर रहा है वर्किंग क्लास को और उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। द रशियन रिवोल्यूशन वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी वेयर द बोल्शेविक लेड बाय द लेनिन ओवर थ्रू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो एक रशियन रिवोल्यूशन हम देखते हैं जिसमें बोल्शेविक जो रहता है वो ओवर थ्रू कर देता है प्रोविजनल गवर्नमेंट को और वहाँ पर कम्युनिस्ट स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट कर देता है। डिस्पाइट द इनिशियल प्रॉमिस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स इन वेरियस कंट्रीज ऑफन लेड टू अथॉरिटेरियन रिजीम्स। मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स जो है हम लोग बहुत सारे कंट्रीज़ में देखते हैं
बट उसके बाद भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हम लोग अथॉरिटेरियन रिजीम भी देखने को मिलता है। सोशलिज्म क्या है, इसका कोर आइडिया क्या है? सोशलिज्म जो है वो सोशल ओनरशिप पे एम्फेसिस करता है और अ डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, और एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो है प्रोडक्शन पे होना चाहिए, मतलब स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए ताकि रिच पुअर के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए रिसोर्सेज का। फोकस ऑन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड प्रोवाइडिंग अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का यहाँ पर क्या मतलब है कि एक ऐसा कदम उठाना चाहिए स्टेट को जिससे जो गैप है रिच पुअर का वो कम हो पाए, और जो पुअर पीपल है स्टेट में वो और अपने आप को उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो पाए। बैलेंसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम विद सोशल जस्टिस, ये बताते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल फ्रीडम को सोशल जस्टिस से बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि एक सोसाइटी के लिए, एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो एक इंडिविजुअल का फ्रीडम सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सब जो है सोशलिज्म के कोर आइडियाज़ हैं। उसके बाद हम लोग कुछ की थिंकर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि एडवर्ड बर्नस्टीन एडवोकेटेड फॉर एन इवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म रादर दैन रिवोल्यूशन। तो एडवर्ड का यह कहना था कि एक इवोल्यूशन जो है सोशलिज्म का वो ग्रेजुअल होगा, कोई रिवोल्यूशन से नहीं होगा, ये धीरे धीरे हम लोग खुद देखेंगे कि स्टेट में होने लगेगा। वहीं पे बेट्रिस का कहना था कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिसी। तो वेब का यह कहना था कि नहीं, अगर हम लोगों को सोशलिज्म स्टेट में लाना है, अगर रिच पुअर के बीच में क्लास स्ट्रगल जो है वो कम करना है, तो धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होना चाहिए हर स्टेट में, और उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि एक डेवलपमेंट होने लगेगा सोशल का। एग्जाम्पल्स, नॉर्डिक मॉडल एग्जाम्पल स्वीडन नॉर्वे में कंबाइनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्टेट विथ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो नॉर्डिक मॉडल हम लोग देखते हैं एक स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ। ब्रिटिश लेबर पार्टी पोस्ट वर्ल्ड वॉर II पॉलिसीज इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस NHS। तो ब्रिटिश लेबर पार्टी का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है वर्ल्ड वॉर II के बाद, जो सोशलिज्म पे बात करता है। नेशनल हेल्थ सर्विस NHS होता है। तो नेशनल हेल्थ सर्विस क्या था, डिफरेंट डिजीज़ का उस समय ग्रोथ हो रहा था, मीजल्स ये सब, तो उसके लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी था। तो ये सब नेशनल हेल्थ सर्विस स्टैब्लिश हुआ था, और ये सब क्या करता था, प्रमोट करता था कोर प्रिंसिपल्स को जो सोशलिज्म का है, क्योंकि सोशलिज्म प्रोटेक्ट करता है पीपल के राइट को, और लोगों का जीना वो भी एक इंपॉर्टेंट राइट है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन से हम लोग समझते हैं, सोशलिज्म जो है वो अरोज करता है एज अ रिएक्शन टू इनइक्वालिटीज ऑफ कैपिटलिज्म। सोशलिज्म क्यों इमर्ज किया था, जो कैपिटलिज्म के वजह से इनइक्वालिटी पर्टेन और ग्रो कर रहा था सोसाइटी में, उसको लेके सोशलिज्म आता है। सीकिंग टू क्रिएट अ फेयरनेस सोसाइटी थ्रू अ कलेक्टिव ओनरशिप एंड स्टेट इंटरवेंशन। सोशलिज्म का मेन फोकस था कि वो एक फेयर सोसाइटी बना पाए, स्टेट का जो कंट्रोल है वो हमेशा जो है वो रहना चाहिए इंडिविजुअल के लाइफ पे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कि स्टेट को देखना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ में जो वर्किंग कंडीशंस है वो सही है कि नहीं। अनलाइक मार्क्सिज्म विच एडवोकेटेड फॉर रिवोल्यूटरी ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म। तो मार्क्सिज्म क्या बोलता है, सोशलिज्म मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंट है, मार्क्सिज्म बोलता है कि ओवरथ्रो हो जाना कैपिटलिज्म का, बट यहाँ पर सोशलिज्म बोलता है कि नहीं, स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए और जो भी गलत चीज़ है उसको फेयर करना चाहिए। They implemented through democratic process. The Nordic countries exemplify the approaches by combining market economy with extensive welfare benefits, achieving high level of social welfare and economic equality. तो नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं वो भी इस अप्रोच को कंबाइन करते हैं कि कैसे मार्केट इकॉनमी जो है वो वेलफेयर बेनिफिट्स लाता है, क्योंकि कैपिटलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं रहेगा, अगर कैपिटलिज्म नहीं रहेगा तो कैसे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दिस मॉडल हैज़ बीन प्रेज्ड बाय इट्स सक्सेस बाय प्रोवाइडिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नो बट सोशल सेफ्टी नेट वाइल मेंटेनिंग इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। अब हम लोग देखते हैं एनार्किज्म। एनार्किज्म क्या बिलीव करता है, इसका कोर आइडिया क्या है, रिजेक्शन ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ इलिव्यूटरी अथॉरिटी एंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है कि स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए। एनार्किस्ट का क्या व्यू है, एक स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए जहाँ लोग अपने आप को खुद रूल करेंगे, किसी भी स्टेट को रूल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑल फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन जितना भी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ये सब को बोलता है कि रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एडवोकेसी फॉर सेल्फ मैनेज स्टेटलेस सोसाइटीज बेस्ड ऑन वॉलेंट्री कॉपरेशन
कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एड। ये बोलता है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेटलेस सोसाइटी पे ये फोकस करता है। और बोलता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन होना चाहिए और स्टेट रन करना चाहिए। कोई भी स्टेट को रन करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड डायरेक्ट एक्शन। की थिंकर्स क्या हैं इसके? जोसेफ Perry Joseph, first to declare himself as an anarchist, famous for the phrase property is the theft। तो सबसे इम्पॉर्टेंट की थिंकर जो है एनार्किस्ट के वो हैं पेरी जोसेफ, और इनका कहना था, ये डिक्लेयर करते हैं, एक फ्रेज देते हैं कि प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। वहीं पे इमा गोल्डमैन, प्रोमिनेंट एनार्किस्ट, ही इज़ नोन फॉर हर राइटिंग एंड स्पीचेस ऑन फ्रीडम एंड सोशल इश्यूज। ये जो है ये जो थी वो हमेशा अपने आप को ये एनार्किस्ट बोलती थी और ये एनार्किज्म को प्रमोट करती थी और डिफरेंट स्पीचेस भी दिए हैं फ्रीडम और सोशल इश्यूज पे। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। एनार्किस्ट कम्युनिस्ट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर, पर्टिकुलरली इन द कैटलोनिया। मॉडर्न एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स द ज़ैपेटाइट कम्युनिटीज़ इन द मेक्सिको। तो कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं कि एनार्किज्म के लिए प्रोटेस्ट होता है? कैटलोनिया में देखते हैं, मेक्सिको में देखते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे तो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग जानते हैं। एनार्किज्म चैलेंज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट एंड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ पावर, एडवोकेटिंग फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल गवर्न देमसेल्व्स थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड वॉलंटरी एसोसिएशन। तो एनार्किज्म जो है वो बोलता है कि एक जो ट्रेडिशन है स्टेट का, पावर का, वो ख़त्म हो जाना चाहिए, एक स्टेटलेस सोसाइटी हो जाना चाहिए और पीपल को राइट मिलना चाहिए कि वो अपने आप को गवर्न कर पाए। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, किसी को रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है एक डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट में। स्पेनिश सिविल वॉर सॉ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट टू क्रिएट एन एनार्किस्ट सोसाइटी। स्पेनिश सिविल वॉर में जो एक बहुत सिग्निफिकेंट एफर्ट्स हम लोग देखते हैं कि एनार्किस्ट सोसाइटी को बनाने के लिए भी प्रोटेस्ट किया जाता है। विद द वर्कर्स एंड द पेजेंट्स कलेक्टिवली लैंड एंड फैक्ट्रीज, डिस्पाइट द चैलेंजेस एंड इवेंचुअल डिफीट बाय द फ्रांसिस्को फोर्सेज, द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी विदाउट अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी। तो हम लोग देखते हैं कि एक एनार्किस्ट सोसाइटी बनाने के लिए इसके लिए रिवॉल्यूशन भी होता है स्पेनिश सिविल वॉर में, बट इसमें ये लोग सफल नहीं हो पाते हैं। फ्रांसिस्को का जो फोर्स है वो डिफीट कर देता है। बट एक सिग्निफिकेंट एफर्ट हम लोग देख सकते हैं कि कैसे लोग एनार्किस्ट सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी बनाने चाहते थे, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटेरियन रिजीम को ख़त्म करना चाहते थे। इन अ कंटेम्प्रेरी टाइम ज़ैपेटाइट्स मूवमेंट्स ऑफ मैक्सिको इम्प्लीफाइज द एनार्किस्ट प्रिंसिपल्स विथ इंडिजिनस कम्युनिटीज प्रैक्टिसिंग सेल्फ गवर्नमेंट्स एंड रेस्टिंग a neoliberal policies। तो मैक्सिकन एग्जाम्प्लीफाइज, एक मैक्सिको जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ज़ैपेटाइट मूवमेंट इन मैक्सिको, जो बोलता है कि हमें एक एनार्किस्ट प्रिंसिपल पे ही चलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक सेल्फ गवर्नमेंट्स होता है, लोग अपने आप को अच्छे से गवर्न कर पाते हैं। कम्युनिटेरियंस क्या है, इनके कोर आइडियाज़ क्या हैं? तो एक कम्युनिटेरियन जो है वो मेनली इम्फेसिस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल कोहेजन, कि क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में कम्युनिटी का, सोशल कोहेजन का। बिलीव दैट इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज आर शेप्ड बाय कम्युनिस्ट रिलेशनशिप। ये बोलता है कि इंडिविजुअल का आइडेंटिटी और वैल्यू जो है वो एक कम्युनिस्ट रिलेशनशिप के वजह से ही शेप करता है। एडवोकेसीज फॉर पॉलिसीज दैट स्ट्रेंथन कम्यूनल बॉन्ड्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके की थिंकर्स है मैक, critique modern liberalism and emphasize that importance of traditional community in moral reasoning। ये liberalism को criticize करता है और बोलता है कि tradition जो है वो बहुत important role play कर सकता है state को grow करने के लिए। माइकल का क्या कहना है? highlight the limits of the liberal individuals and the needs for the polities to offer common good। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स लाइक द कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो कम्युनिटेरियन रिजीम का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। पॉलिसीज प्रमोटिंग सिविक इंगेजमेंट एंड सोशल कैपिटल सच एज द दोज इन द सिंगापुर। इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक्सप्लेनेशन से हम लोग कम्युनिटेरियंस को अच्छे से समझते हैं। ये इमर्ज किया था एज ए क्रिटिक ऑफ लिबरल इंडिविजुअलिज्म ऑफ लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म के अगेंस्ट में आया था, क्रिटिक में आ गया था। ये आर्ग्यू करता है कि अ गुड सोसाइटी डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ एंड अ शेयर्ड वैल्यू। ये कहता है कि लिबरलिज्म जो अपने आप को फोकस करता है जिस चीज़ को लेके, थ्योरी को लेके, अपने प्रिंसिपल्स को लेके, वो गलत है, क्योंकि एक सोसाइटी जो है गुड सोसाइटी वो आपके
किस चीज़ पे बेस्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पे और शेयर्ड वैल्यूज़ पे. इट स्ट्रेसेस दैट इंडिविजुअल्स आर इनहेरेंट सोशल बीइंग whose identities are shaped by the communal relationship. Policies inspired by communitarian principles often focus on fostering social cohesion and collective well-being. For instance, Singapore government promotes community involvement and national unity through policies. तो मेनली जो है कम्युनिटेरियंस जो है वो फोकस करते हैं कि एक सोशल कोहेजन और कलेक्टिव वेलबींग होना चाहिए, सोसाइटी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और लोगों में ये रहना चाहिए जागरूकता कि वो कैसे एक वेलफेयर स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं. सिंगापुर गवर्नमेंट को हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करते रहता है, नेशन में यूनिटी लाते रहता है डिफरेंट पॉलिसीज़ के द्वारा और इंश्योर करता है कि डाइवर्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक साथ अच्छे से रहें. सिविक एक्टिविटीज़ जो डिफरेंट होनी चाहिए वो सब ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. Conclusion: each tradition of political theory offers a unique perspective of how society should be structured and governed. Liberalism prioritizes individual freedom, Marxism and socialism focuses on economic inequality, whereas anarchism rejects the hierarchical authority. तो हम लोग कंक्लूजन में आ गए हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि हर ट्रेडिशन जो है पॉलिटिकल थ्योरी का उसका यूनिक है और अपना पर्सपेक्टिव है. जैसे कि लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस करता है, मार्क्सिज्म सोशलिज्म जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी पे फोकस करता है, एनार्किज्म जो है वो बोलता है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए, अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं होना चाहिए. तो डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. द रोल ऑफ कम्युनिटी इन शेपिंग इंडिविजुअल, कम्युनिटेरियंस का कहना है कि कैसे एक कम्युनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिविजुअल को शेप करने में. अंडरस्टैंडिंग दीज ट्रेडिशनल प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ हाउ द डाइवर्स अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट शुड बी. तो ये सबको पढ़ के हम लोगों को क्या पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है या कैसे उसको चलाना चाहिए डिफरेंट है. डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या हम लोगों को लेना चाहिए. मार्क्सिज्म में जो है वो क्लास स्ट्रगल के बारे में बोलता है, बॉर्जीज और प्रोलेटेरियट्स के बारे में बोलता है. तो ये सब के बारे में हम लोग मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म से डील किए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.